Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आप सभी जानते हैं हमने लास्ट क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़े थे और आज की उसकी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। फिर से आपको कुछ वर्ड्स, लास्ट क्लास में आपने 30 वर्ड्स सीखे थे, ठीक है, और आगे हम कंटिन्यू करते हुए कुछ नए वर्ड्स आपके लिए लेके आए हैं, उसको ध्यान से। और ये सभी वर्ड्स ध्यान रखना एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, तो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर के वर्ड्स है मैंने उनको सारों को ऑलमोस्ट कवर किया है, तो आप बड़े ध्यान से इनको करना। तो देखो, सबसे पहला वर्ड आज की क्लास का आपके सामने लिखा है कैलीग्राफर। क्या लिखा है जी? कैलीग्राफर। तो इसको पढ़ेंगे कैलीग्राफर, कालीग्राफर नहीं, कैलीग्राफर। क्या पढ़ेंगे इसको? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर कौन होता है? जो अच्छी हैंडराइटिंग होती है, जिसकी अच्छे लेख लिखने वाला पर्सन, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ठीक है, एक अच्छा लेख लिखने वाला व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है। अच्छी हैंडराइटिंग लिखने वाले पर्सन को हम क्या बोल देते हैं? कैलीग्राफर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैलीग्राफर। कालीग्राफर नहीं पढ़ना है इसको, कैलीग्राफर पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पैसिफिस्ट। देखो क्या लिखा है? पैसिफिस्ट। अब पैसिफिस्ट का मतलब देखो, पैसी से पीस याद कर लो आप। याद करने के लिए फिस्ट का मतलब जहां IEST आता है ना स्टूडेंट्स, ये पर्सन होता है। पर्सन, किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं। तो पैसिफिस्ट, पैसी से पीस याद आता है, पीस, शांति, शांति, ठीक है, शांति याद आता है। तो इसका मतलब भी क्या है? देखो, अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी जो युद्ध के खिलाफ हो, जो हिंसा के खिलाफ हो, लड़ाई के खिलाफ हो, जो क्या होता है, एक तरह से हमेशा शांतिवाद होता है, यानी एक तरह से पीस मांगने वाला व्यक्ति जिसको शांति ज्यादा पसंद है, वो लड़ने में विश्वास नहीं रखता है, उसको क्या बोल देते हैं? पैसिफिस्ट। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो शांति चाहता है उस पर्सन को बोलते हैं पैसिफिस्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, अच्छा, इसको लर्न करने के लिए पैसी से याद कर लेना, पीस, पीस से याद आ जाएगा शांति, शांतिवाद जिसको बोल सकते हैं। इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब देखो, ईगो लिखा हुआ है इसके अंदर ना, घमंड वाला एक तरह व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति जो सिर्फ अपनी बातें करता चला जाए। तो इगोटिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में ही चाहता है, दूसरों की बात सुनता नहीं है, उसको सबसे बड़ा वो खुद ही लगता है, ठीक है। तो एक घमंडी पर्सन को कह सकते हैं अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, अपनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अपने बारे में बोलने वाला इगोटिस्ट होता है और किसी के बारे में नहीं सुनना चाहता, ठीक है, इगोटिस्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, फेटालिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? देखो, फेटालिस्ट। फेटा से फेट याद आ जाएगा, फेट से याद आ जाएगा भाग्य। फेट किसको बोलते हैं? भाग्य। तो फेटालिस्ट मतलब भाग्य। वन हु बिलीव इन फेट, जो अपने भाग्य पर विश्वास रखता है। याद करने का तरीका क्या है? फेटालिस्ट से फेटा, फेटा से फेट याद आता है, फेट का मतलब भाग्य होता है। तो आप फेटालिस्ट किसको बोलोगे? वन हु बिलीव इन फेट, जो किसमें बिलीव करता है? बिलीव्स इन फेट, जो विश्वास करता है अपने भाग्य पर, अपने भविष्य के ऊपर, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है, तो उसको बोल दिया जाता है फेटालिस्ट। आगे देखते हैं, अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट क्या होता है जी? परोपकारी, जो दूसरों के ऊपर परोपकार करता है, समाज में सभी लोगों का भला चाहता है, परोपकारी पर्सन होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला, समाज में अच्छे अच्छे काम करने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परोपकारी। यानी समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, यानी वो डोनेशन भी करता है, दान भी करता है, इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी मानव का भला चाहने वाला, मानव के भले के लिए चैरिटी, दान, डोनेशन करने वाला, उनके बारे में भला सोचने वाला क्या होता है? अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब जो क्या करता है? जो इंसान के भले की बात सोचता है, परोपकारी है, मददगार है, ठीक है जी। आगे देखो, आइकोनोक्लस्ट। इसको ध्यान से पढ़ो, आइकोनोक्लस्ट। आइकोनोक्लस्ट यानी इसको तीन पार्ट में पढ़ो। एक तो आई, फिर कॉनक, फिर लस्ट। आइकोनोक्लस्ट, आइकोनोक्लस्ट। आई कैसे पढ़ेंगे? आई कॉनक, कॉनक, आइकोनोक्लस्ट।
क्या बन गया? आइकॉनक्लस्ट। तो आइकॉनक्लस्ट का मतलब वन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स और कस्टम्स, यानी जो रीति रिवाजों के खिलाफ होता है, पुराने रिवाजों को नहीं मानता वो, ठीक है, वो पुराने रिवाजों के अगेंस्ट रहता है, रीति रिवाजों का पालन नहीं करता, हमेशा उसको तोड़ने की बात करता है, जो पुराने ट्रेडिशन को, कस्टम को फॉलो नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं आइकॉनक्लस्ट। क्या पढ़ा? आइकॉनक्लस्ट। एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो, आइकॉनक्लस्ट। आइकॉनक्लस्ट का मतलब जो कि ट्रेडिशन को नहीं मानता, रीति रिवाजों को नहीं मानता, उनको तोड़ने की बात करता है। ठीक है जी, आगे देखिए। नेक्स्ट लिखा है नॉस्टैल्जिया। क्या लिखा है? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या हो गया ये? नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या हुआ? सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन पास्ट। इसका मतलब पुरानी यादें, हिस्ट्री की यादें, पुरानी यादें, हिस्ट्री की यादें, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन पास्ट, यानी पास्ट की यादों को क्या बोल दिया जाता है? नॉस्टैल्जिया। क्या बोल दिया जाता है? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज, अच्छी यादें, बुरी यादें, तो पुरानी यादों को बोल दिया जाता है नॉस्टैल्जिया। ठीक है, क्या बना ये? नॉस्टैल्जिया। 3 पार्ट्स में नॉस्टैल्जिया। आगे देखो नेक्स्ट, ब्रिटल। नेक्स्ट क्या लिखा है? देखो ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखने में हार्ड लग रही है, हार्ड है भी, लेकिन आसानी से टूट भी जाती है, तो हार्ड बट इजीली ब्रोकन। ठीक है, हालांकि हार्ड है लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसी चीज जो हार्ड भी है, उसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, उसको क्या बोल दिया जाता है? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब हार्ड है पर उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो क्या बन जाता है ये हमारे लिए? ब्रिटल। ठीक है, अब देखो आपने यहां पे देखो लिखा है कि फोबिया। फोबिया का मतलब समझते हो क्या होता है? फियर, डर होता है। जहां जहां फोबिया आएगा वहां वहां उसका मीनिंग किससे बन जाएगा? फियर से रिलेटेड बन जाएगा, डर से रिलेटेड बन जाएगा। हाइड्रो वाटर का साइन आता है, हाइड्रो वाटर का साइन है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होगा एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। कुछ लोग पानी से डरने लग जाते हैं, पानी से डरने लग जाते हैं। स्पेशली देखो जब किसी को डॉग ने बाइट किया है, डॉग ने काट लिया है मान लो उसको, तो अक्सर ऐसा हो जाता है डॉग के काटने के बाद कुछ समय के बाद उसका इफेक्ट बॉडी पर पड़ने लग जाता है। ठीक है, वो वीक में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, और कई सालों के बाद भी हो सकता है। तभी जब डॉग काटता है तो इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, नहीं तो वो क्या होगा, अगर कोई इसमें केयरलेसनेस करता है तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो उसको धीरे धीरे उसका जो एक पॉइजन होता है उसके अंदर, डॉग के अंदर, वो बॉडी में धीरे धीरे फैलने लग जाता है, और एक समय के बाद जब वो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे पीक पे होता है ना, तो वो पर्सन पानी से डरने लग जाता है, पानी को देखते ही डरता है, उसको कांपने लग जाता है देखते हुए। ठीक है, तो आप हाइड्रोफोबिया किसको बोलेंगे? एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब देखो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पुराने याद आएंगे आपको, प्रैक्टिस के लिए मैं देता रहूंगा, एक एक बीच में 2-2 क्वेश्चन आते रहेंगे हर वर्ड्स के बाद, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए क्लास में, कि अब देखो ये आपको चेक करना है किसका क्वेश्चन है। ये देखो आप ध्यान से देखो किसका क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये तो ये चेंज ऑफ वॉइस का क्वेश्चन है कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हियर, आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हियर। तो आप इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, अगर आपने पढ़ा है चेंज ऑफ वॉइस तो ध्यान से सोच लो इसका आंसर क्या होगा और कमेंट में बता दो। अब तो बहुत सारी क्लासेस ले चुके हो आप लोग, तो आपको बताने चाहिए आंसर्स। आप लोग क्या करते हो, वीडियोस को देखते हो ना, तो कमेंट्स करते हो ना लाइक करते हो। ठीक है, ध्यान से तो देखो इसको आंसर देना हो आई एम गोइंग टू ब्रिंग, तो आप समझना जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस गोइंग को देख करके आईएनजी लगा हुआ है ना, तो बीइंग लगा देंगे। आप देखो बीइंग कहां कहां लगा हुआ है, इसमें बीइंग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, बीइंग इसमें लगा हुआ है, तो आप सोचो ये आंसर हो सकता है आपका। ओके टेल मी, इसमें बीइंग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, इसमें बीइंग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो अब देखो ज्यादातर बच्चे क्या करने वाले हैं, बीइंग वाले को ही आंसर मान लेंगे, क्योंकि हमें ये सिखाया भी जाता है और सिखाया भी गया था कि जहां आईएनजी फॉर्म आएगा बीइंग लगा देना आप, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पे इस गोइंग का मतलब नियर फ्यूचर को दिखाना है।
गोइंग का मतलब जाना नहीं है यहां पे, गोइंग का मतलब यहां जाना नहीं है, उल्टा क्या दिखाना है कि एक नियरेस्ट फ्यूचर की बात बता रहा हूं मैं, पास वाले भविष्य की बात बता रहा हूं, तो मुझे आंसर में ये वर्ड लिखना ही पड़ेगा, गोइंग का गोइंग ही लिखना पड़ेगा। कभी कभी ना इस गोइंग की जगह पे अबाउट भी लिखा जा सकता है, अबाउट, जैसे आई एम अबाउट टू लीव या आई एम गोइंग टू लीव, ठीक है, आई एम अबाउट टू स्पीक ऑन माई टॉपिक या आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन माई टॉपिक। तो कहने का मतलब हुआ कि गोइंग और अबाउट नियरेस्ट फ्यूचर दिखाता है, इसका मतलब टेंस नहीं है ये। टेंस तो आपने देखा यहां पे एम लगा हुआ है और यहां पे टू ब्रिंग लगा हुआ है, तो आप जो चेंज ऑफ वॉइस में पैसिव बनाओगे ना वो बनेगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का, और आप जानते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या होता है। अगर मुझे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाना है तो डेफिनेटली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए इसके लिए टू तो लगेगा ही लगेगा, और पैसिव के लिए मैं बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, तो टू बी थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो देखो इन दोनों में से आंसर चूज करना है आपको, ए और सी में से ही लेना है। तो देखो यहां इज का इज लिखा हुआ है, गोइंग का गोइंग लिखा हुआ है, टू का टू, और यहां ब्रिंग और यहां बी ब्रॉड, तो पैसिव के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ध्यान से आईएनजी फॉर्म का बीइंग होता है, गलत नहीं है, पर यहां पे इस गोइंग और अबाउट के आने से, ये दो ही वर्ड ऐसे होते हैं जो ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, तो इस गोइंग और अबाउट के आने से ये बन गया था नियरेस्ट फ्यूचर, और नियरेस्ट फ्यूचर में आप इसको हटा नहीं सकते, आंसर में लिखोगे तो गोइंग भी लिखा था पर इसमें सिर्फ लिखा है टू ब्रिंग और इसमें लिखा है टू बी ब्रॉड, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे यहां पे डालना पड़ा। ठीक है जी, ये आंसर था आपका। ओके, एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन आ गया, देखो, लेट हर इंजॉय द मोमेंट, लेट हर इंजॉय द मोमेंट। तो देखो हमने क्या सीखा इसमें, इंजॉय द मोमेंट, लेट के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा ना, कोई भी, अस को छोड़ के अस को छोड़ दो बाकी कुछ भी आ जाए, चाहे वो हिम हो चाहे वो हर हो, ऐसा कोई भी वर्ड लिखा जाता है, तो एक तरह का ये परमिशन होता है, और परमिशन के लिए हमें एक मोडाल यूज करना होता है मे, और देखो कहां लिखा हुआ है, लेट हर बी इंजॉय, पैसिव बना ही नहीं है, तो फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू एंजॉय द मोमेंट, ये हो सकता है, आंसर ये हो सकता है, ठीक है। फिर शी मे बी अलाउड, देखो शी मे बी अलाउड टू एंजॉय, तो इसका आंसर क्या हो, माइट भी लिखा है यहां पे, लेकिन हमें तो मे लगाना है, इसलिए हम क्या आंसर मान लेंगे, सी आंसर, इसका आंसर क्या होगा, सी। तो लेट वाले सेंटेंसेस में याद रखना मे बी अलाउड यूज करना होता है, आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। ओके जी, आगे देखो नेक्स्ट, अब वर्ड्स फिर से स्टार्ट हो गए, देखो एक्रोफोबिया, कभी कभी एक आध क्वेश्चन बीच में आएगा, एक्रोफोबिया, देखो एक्रोफोबिया लिखा हुआ है, तो एक्रोफोबिया का मतलब डर है, लेकिन किसका डर है, एक्रो का मतलब फियर ऑफ हाई प्लेस, बड़े बड़े प्लेस को देख करके डर जाना, हाइट से डर जाना, तो हाइट से डरना, बड़े बड़े प्लेस को देख के डर जाना, एक्रोफोबिया बन जाता है। एग्जाम में काफी बार आता है ये क्वेश्चन, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाई प्लेस या हाइट, यानी हाइट से डर लगना, ठीक है। एरोफोबिया, अब देखो एरोफोबिया का मतलब क्या हुआ, एरो से एरोप्लेन याद आ जाएगा आपको, एरो से एरोप्लेन याद आ जाएगा, तो लिखा भी क्या है, देखो फियर ऑफ एयर ट्रेवल, तो जो कुछ लोग नहीं चाहते कि वो हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में यात्रा करे, ठीक है, वो नहीं चाहते कि उनको एयर ट्रैवलिंग करनी पड़े, तो डरते हैं, तो ऐसे में क्या बोला जाता है, एरोफोबिया है उनके अंदर, यानी उनको किससे डर लगता है, फ्लाइट से डर लगता है, यानी वो नहीं चाहते कि उनको वो कभी भी फ्लाइट में यानी ट्रैवलिंग करे, तो इससे पता चलता है एरो से एरोप्लेन याद कर लेना, एरोफोबिया बन जाएगा आपका वर्ड, ठीक है जी। ओके, एंड आगे लिखा है एंड्रोफोबिया, अब एंड्रो का रिलेशन ना मैन से बन जाता है, मानव से बन जाता है, मैन से बन जाता है एंड्रो, और फोबिया का डर हुआ, तो फियर ऑफ मैन को क्या बोलते हैं, एंड्रोफोबिया, ठीक है जी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है एंटलोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फ्लड, बाढ़ से डर लगना, ध्यान देना, एंटलोफोबिया मतलब बाढ़ से डर लगना, एंटलोफोबिया बन जाता है। तो एंटलोफोबिया, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने चूज किए हैं आपके लिए। फोबिया का मतलब समझते हो, डर होता है, एंटलो जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, फियर ऑफ फ्लड्स बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बेथोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ,
गहराई से डर लगना, डेप्थ से, गहराई से डरते हो तो क्या बोलते हैं? बैथोफोबिया। बैथोफोबिया, ठीक है। तो बैथोफोबिया का मतलब क्या हुआ? जब हमें डर लगता है, किससे? डेप्थ से डर लगता है, यानी गहराई से डर लगता है। तो कई लोगों को गहराई से डर लगता है तो क्या बोलते हैं उसको? उनके अंदर क्या है? बैथोफोबिया है, ठीक है जी। आगे साइनोफोबिया। साइनोफोबिया, अब साइनोफोबिया का मतलब, साइनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डॉग्स। फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से बहुत लोग डरते हैं जनरली। देखो छोटे बच्चे तो बहुत डरते हैं, शायद आप भी डरते हो। और सच में रियलिटी है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डॉग से डरते हैं, ठीक है। तो डॉग से डरते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? एक साइनोफोबिया होता है। तो साइनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डॉग्स होता है, ठीक है। ओके, आगे गैमोफोबिया। अब गैमो से, गैमो का वर्ड का यूज ही हम किसके लिए करते हैं? हम मैरिज के लिए यूज करते हैं। गैमो से गेम याद आ जाएगा। गेम कब खेली जाती है? मैरिज में खेली जाती है, ठीक है। माइंड गेम खेली जाती है। तो गैमो से फोबिया, गैमोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ मैरिज, कि कुछ लोग मैरिज से डरते हैं, मैरिज नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उनके अंदर क्या होता है? गैमोफोबिया होता है। तो गैमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मैरिज, कि वो नहीं चाहते कि भाई वो किसी के साथ मैरिज कराएं, साथ में रहे, उनको ट्रस्ट नहीं हो सकता एक दूसरे पर। तो ऐसे लोगों के अंदर एक तरह से गैमोफोबिया होता है, तो वो फियर ऑफ मैरिज बोलते हैं, फियर ऑफ मैरिज, ठीक है जी। आगे पायरोफोबिया। पायरोफोबिया, अब पायरो से प्यार याद आता है, प्यार, ठीक है। और प्यार में तो आग लगती है ना। पायरो में तो एक वर्ड था ना, एन ओल्ड फ्लेम, याद करो, एन ओल्ड फ्लेम। हमने एक इडियम याद किया था। कैसे याद किया था? एन ओल्ड फ्लेम, फ्लेम से याद आया था आग। आग कहां लगती है? प्यार में। उसका मीनिंग था ओल्ड लवर, ओल्ड लवर्स या ओल्ड रिलेशंस जिसको बोला था। तो अब भी पायरो से प्यार याद आ जाएगा, और प्यार में क्या लगती है? आग, आग लगती है। तो याद देखो फियर ऑफ फायर। तो फायर से, आग से डर लगना पायरोफोबिया होता है। पायरोफोबिया का मतलब प्यार में आग, डर लगना। बिब्लियोमैनिया। अब देखो मैनिया का मतलब क्या होता है? मैनिया का मतलब होता है भाई पागलपन है, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी चीज का पागलपन होता है जब हमारे अंदर, ठीक है। तो आप क्या कहते हो? उसको बोलते हो मैनिया। तो बिब्लियोमैनिया, तो बिब्लियो याद करो, लास्ट क्लास में एक वर्ड भी पढ़ा था, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। तो इसका मतलब भी तो पुस्तक से पड़ेगा। तो मैनिया मतलब उसमें पागल है, क्रेज है उसके अंदर, क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग। भाई रीडिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है उसके अंदर, बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है उसको। तो वो क्या बन जाता है? बिब्लियोमैनिया बन जाता है, बिब्लियोमैनिया, ठीक है जी। तो एक और क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, आप बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है, ये जानना जरूरी है। तो देखो ये एक्टिव सेंटेंस है, हम दे से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां डिड से लिखा हुआ है, देखो डिड से। तो याद रखना ना, जब आप एक्टिव पैसिव बनाते हो तो एक्टिव में आप डू, डज और डिड तीनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। लेकिन जब आप पैसिव बनाते हो, while making passive sentences we can't use do, does and did इनको किसी को भी यूज नहीं कर सकते, तीनों नहीं लिख सकते। आप एक्टिव में लिख सकते हो, पैसिव में नहीं लिख सकते हो इनको। तो फिर हम क्या करते हैं? डू डज को इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं और डिड को वॉज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। याद रखना इस बात का कि जब भी क्वेश्चन डू डज डिड से किया जाता है या इनसे नेगेटिव बनाया जाएगा तो आप एक्टिव में लिखो, पैसिव में नहीं लिख सकते। आप पैसिव में डू डज प्रेजेंट होता है तो इज एम आर लगाना होता है, डिड पास्ट होता है तो उसको हटाने के बाद वॉज वर आता है। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि डिड के आने के बाद डिड रिप्लेस नहीं आ सकता ना, दोबारा से डिड नहीं आएगा, तो गलत हो गया ये। हाँ, डिड का साइन वॉज वर देगा, वॉज वर तीनों में लिखा हुआ है। लेकिन यहां क्लर्क्स, यहां भी क्लर्क्स, यहां भी क्लर्क्स, क्लर्क के साथ वॉज तो नहीं आएगा ना, ज्यादा क्लर्क्स हैं तो यह आंसर नहीं बनेगा। अब देखो यहां लिखा है वर पेड, यहां लिखा है वर बीइंग पेड, आईएनजी तो नहीं है ऊपर। जब आईएनजी है नहीं तो बीइंग कहां से आया? ये खत्म, आर्म्स का आंसर बन गया। ऑप्शंस को रिमूव करना है आपको, कभी कभी ऑप्शन को रिमूव करने से आंसर बन जाता है। तो इस याद रखना कि कभी कभी ऑप्शन देखो कौन सा नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको साइड पर करो और जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो बड़ा आसान, देखो अब मैंने पूरा सेंटेंस को पढ़ा ही नहीं, क्या लिखा था, बस मुझे दिखा कि डिड को तो लिख नहीं सकते ना, तो डिड वाले ऑप्शन को हटाया मैंने। फिर इसका आंसर वॉज वर होना चाहिए, तो वॉज वर तीनों में था। बस मैंने देखा क्लर्क्स के साथ वर और क्लर्क्स के साथ वर, दोनों यही आंसर हो सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर देखा कि आईएनजी, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो आंसर, ठीक है ना।
ओके, नेक्स्ट लिखा है दिनोमैनिया, दिनोमैनिया, ठीक है। तो दिनोमैनिया में आप ध्यान दो, मैनिया ऑफ डांसिंग, मैनिया का मतलब वही एक तरह से पागलपन, शौक, ठीक है। तो दिनोमैनिया का मतलब होगा डांस का शौक रखने वाला, जिसमें डांस का बहुत ज्यादा शौक हो। ओके, मेलोमैनिया, मेलोमैनिया, तो मेलोमैनिया का मतलब क्रेज फॉर म्यूजिक, मेलो, मेलो से याद कर लो मेला, मेले में म्यूजिक बजता है, मेलो से याद कर लो मेले, मेलो में म्यूजिक बनता है, तो म्यूजिक यानी क्रेज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक का क्रेज होना, ठीक है। नेक्स्ट प्लूटोमैनिया, क्या लिखा है जी, प्लूटोमैनिया, प्लूटोमैनिया का मतलब लूटो, लूटते हैं लोग, मनी बनाने के लिए लूटते हैं ना, प्लूटोमैनिया, प्लूटोमैनिया से लूटो याद आ रहा है, लूटो मतलब दुनिया को लूट रहे हैं लोग पैसों के चक्कर में, तो आप याद करना मैनिया फॉर मनी, मनी का जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं प्लूटोमैनिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लूटोमैनिया। आगे देखिए, पोलेमोमैनिया, 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 मैनिया फॉर वॉर, पोलेमोमैनिया, पोलेमोमैनिया, तो इसमें एक वर्ड बना हमारा पोलेमो और एक बना मैनिया, तो मैनिया फॉर वॉर, जिसका वॉर करने का हमेशा एक दिल रहता है, उसके अंदर पागलपन है, लड़ने का पागलपन है, वॉर का पागलपन है, तो उसको बोलते हैं पोलेमोमैनिया, ठीक है जी। इस तरह से आगे देखिए, एम्बीसाइड, अब देखो यहां लिखा है एम्बी और यहां लिखा है साइड, तो साइड का मतलब जानते हैं किससे होता है, साइड का मतलब आप ध्यान रखेंगे आगे से, जहां साइड आएगा वहां उसका मीनिंग बन जाएगा किलिंग, किलिंग से बन जाएगा, किलिंग से मीनिंग बनेगा। तो एम्बी साइड का मतलब क्या होता है, एम्बी साइड का मतलब, एम्बी से याद करते हैं अम्बी, अम्बी कच्चे आम, उसको तोड़ने के लिए हम कभी कभी ना सारे फ्रेंड्स इकट्ठे जाया करते थे, याद है ना वो दिन, आपको सबको याद होंगे। तो एमबी के याद करो, एमबी से अम्बी, और अम्बी तोड़ने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स जाते थे, तो कहीं ना कहीं एम्बी साइड का मतलब तो फ्रेंड से बनने वाला है, और साइड का मतलब तो किलिंग होता है, तो किलिंग ऑफ फ्रेंड्स क्या बनेगा, देखो साइड सबको याद हो जाएगा, एमबी नहीं याद होगा, तो एमबी से अम्बी, और अम्बी तोड़ने के लिए कहां जाते थे, फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स बीच में आ गया, किलिंग ऑफ फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा ये, किलिंग ऑफ फ्रेंड्स। आगे फ्रैक्ट्रीसाइड, फ्रैक्ट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री से कुछ याद आ रहा है, फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैक्ट्री, अरे फैक्ट्री में कौन जाता था, आपका भाई, याद कर लो इसका, ऐसे याद करने का तरीका है, फैक्ट्री में भाई जाता था, फैक्ट्री, आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें काम करने आप जाओगे कि आपका भाई जाएगा, आप तो पढ़ने जा रहे हो, तो भाई काम पे जाएगा, तो फैक्ट्री से फैक्ट्री, फैक्ट्री से याद आ जाएगा भाई, और साइड का मतलब किलिंग है, तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ओके, नेक्स्ट मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड, मैरिटी से मैरिट याद आ जाएगा, मैरिट, ठीक है, और मैरिटी से मैरिटीसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, हस्बैंड की हत्या को क्या बोल देते हैं, मैरिटीसाइड, मैरिटी, मैट्री नहीं, देखो मैरिटी है ये, एक मैट्रीसाइड भी होगा मदर के लिए, ये क्या है, मैरिटी है ये मैरिटी है, ठीक है, तो मैरिटीसाइड हस्बैंड की हो गया। और अगर मैं मैट्रीसाइड बोलूंगा, मैट्री अलग है, देखो मैट्री, तो मैट्री से मैट्रिक बन जाता है, मैट्रिक, मैट्रिक में आपको कोचिंग किसने दी थी, पढ़ाने का काम किसने किया था, माताजी ने किया था, अरे बिल्कुल मैट्रिक में माताजी पढ़ाते हैं, तो मैट्री, यहां से तो सीधा बन रहा, देखो मैट्रिक, मैट्रिक से याद आ जाएगा तुम्हें, मैट्रिक से मदर ने पढ़ाया था तो मदर की, और यहां पे क्या लिखा है, मैरिटी, ये अलग है, मैरिटी, और मैरिटी में क्या होता है, हस्बैंड होता है, तो मैट्रिक आएगा तब माताजी की हो गया, और मैरिटी आएगा तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, हस्बैंड के लिए, ये हस्बैंड से रिलेटेड हो गया, तो मदर की हत्या और वो हस्बैंड की हत्या, ठीक है जी, क्लियर हो गया ना ये दोनों। आगे देखो, आगे वर्ड एक और क्वेश्चन लिखा है, देखो बाय हुम वॉज दिस विंडो पेन ब्रोकन। अब इसको ध्यान से देखो ना, इसमें आपको शायद से याद होगा कि जब हम क्वेश्चनिंग वर्ड बनाते थे, क्वेश्चनिंग वर्ड बनाते थे जब हम लोग, तो उसमें एक चीज फिक्स होती थी कि सभी WH फैमिली वाले वर्ड्स,
सभी WH वाली फैमिली वाले वर्ड्स क्या होते थे, सेम रहते थे, एक्सेप्ट टू वर्ड्स। एक्सेप्ट टू वर्ड्स कौन कौन से थे? अगर आप हु लिखते थे ना, तो हु का रिप्लेसमेंट आपको क्या देना पड़ता था? बाय हुम, ऐसा होता था, ठीक है ना। और हमने जाना भी कि बाय क्यों लगाया जाता है। और आपने अगर कभी हुम देखा हो तो हुम का रिप्लेसमेंट हम किससे देते थे? हु से देते थे। ये दोनों वर्ड चेंज हो जाते हैं आपस में। तो यहां लिखा है देखो बाय हुम। अब बाय हुम वॉज दिस विंडो पेन ब्रोकन, तो एक्टिव है कि पैसिव है? ये पैसिव है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव सोचना है, अब आपको एक्टिव सोचना है आपको। तो देखो इसमें क्या है, यहां पे लिखा हुआ है वॉज। पहली बात थी कि बाय हुम का हु होगा, ये बात कंफर्म है, हो गया जी, चारों में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रेक्स फर्स्ट फॉर्म होती है, यहां वॉज लिखा है, तो इसका मतलब गलत हो गया ये तो। ओके, ब्रो सही हो सकता है। हैज कहां से आ गया? कोई हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं है ना, और हेल्पिंग वर्ब सेम होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। और यहां विल लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। हेल्पिंग वर्ब तो तब लगाओगे ना जब दोनों में, क्योंकि अगर पैसिव में एक्टिव है तो ही तो एक्टिव में लगेगी, एक्टिव में है तो ही तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कभी अपनी मर्जी से नहीं लगाते हैं, लिखी हो तो लिखना पड़ता है, नहीं तो नहीं लगाते। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म का इंडिकेशन होते हैं, इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका? बी। ये आंसर बना आपका, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज व्हाइल मेकिंग एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि आपके एग्जाम में ना याद रखना, प्री एग्जाम होगा जो एसएससी का, एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है एक्टिव पैसिव का, एक क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच का फिक्स होता है। और उसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता भी नहीं है, बस आपको टेंस को अगर ध्यान रखा जाए कि टेंस को कैसे बदलते हैं, तो बड़े आराम से एक एक दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। 4 नंबर आपके 50 में से वहीं से बन जाते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है जी, तो सब पे ध्यान देना चाहिए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो। ओके, क्लियर हो गया यहां पे। अब नेक्स्ट वर्ड है बोटनी, ठीक है, बोटनी। अब बोटनी तो मुझे लगता है साइंस का एक वर्ड है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है, तो एग्जाम में आ जाता है बोटनी। बोटनी का मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। भाई प्लांट्स और उनके स्ट्रक्चर्स की साइंटिफिकली जो स्टडी की जाती है, साइंटिफिक जो स्टडी है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोटनी। तो बोटनी का मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट एक वर्ड आया है पेरिसाइड, फिर से साइड वाला वर्ड आ गया। देखो अब पेरिसाइड लिखा हुआ है, तो आप बताओ पेरिसाइड। देखो अब वैसे तो आप बच्चे धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि साइड का मतलब तो मारने से रिलेटेड होता है। ये बात तो कंफर्म होगी कि जहां साइड है उसका मतलब किलिंग से बनेगा, ठीक है। जहां फोबिया आ गया उसका मीनिंग डर से बनेगा। लेकिन ना जो आगे का वर्ड होता है, ये याद करने की बातें होती हैं। इसको याद करना है, चाहे आप स्टोरी के थ्रू याद कर लो, जैसे मर्जी याद करो, अपने अपने तरीके से याद करो। बीच बीच में वर्डों की स्टोरी बना के दे रहा हूं आपको, काफी वर्डों की तो मैं खुद ही बना रहा हूं, लेकिन आपको खुद भी इस तरह से ट्रेंड होना है ताकि खुद भी आप स्टोरियां बना पाओ, छोटे छोटे लिंक बनाओ ताकि वो वर्ड भूल ना पाओ आप। वर्ड्स आपको धीरे धीरे मिल ही रहे हैं और कुछ आप वैसे भी बुक्स में से पढ़ते हो। तो जरा देखो अब ये पेरिसाइड, अब देखो मैंने इसको जो बनाया हुआ है किस तरह से कि पेरी से मुझे पैर याद आता है, पैर। और आप अगर सोचो पैर का मतलब क्या, कि आपके घर में जब कोई रिलेटिव आता है तो उनके पैरों को सब हाथ लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, छोटे तो लगाते ही हैं। तो पैरों के हाथ हम किसको लगाते हैं? अपने रिलेटिव्स के। तो यहां पे पैरी लिखा है, पैरी से याद आ जाएगा पैर। तो क्या मतलब है? रिलेटिव्स, तो किलिंग ऑफ वंस रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को मारना। अपने रिलेटिव को मारना क्या होता है? पेरिसाइड होता है। तो पैरी से याद आ जाएगा पैर, और पैर का मतलब याद कर लो क्या है? रिलेटिव्स हैं। इससे आसान हो जाएगा आपके लिए, याद आ जाएगा पैरी से पैर, और पैरों को हाथ लगाते हैं रिश्तेदार के, तो साइड का मतलब तो पता ही है आपको। ठीक है जी, ऐसे देखते हैं, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो सोमनम्बुलिस्ट, क्या है ये? सोमनम्बुलिस्ट, ऐसे याद करना है इसको, सोमनम्बुलिस्ट। मतलब सोमनम्बुलिस्ट का मतलब क्या? सोमनम्बुलिस्ट वो पर्सन होता है जो कि स्लीप वॉकर होता है, यानी जो स्लीप में चलता है, स्लीप वॉकर को बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट। तो समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो स्लीप करते हैं, सोते समय, सोते सोते वो चलने लग जाता है, स्लीप वॉकर होता है, उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, सोमनम्बुलिस्ट। इस तरह से आगे देखो,
फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, लेट अस हैव सम फन। अब देखो लेट के साथ अस आने का मतलब समझते क्या हो, सजेशन है ये, याद है ना। लेट के साथ अगर कोई भी वर्ड आ जाए, हिम हर, तो वो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, वो परमिशन भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर लेट के साथ अस आ जाए अगर आपका, तो अस एक सजेशन का सेंस देता है, सुझाव का सेंस देता है। तो यहां पे लिखा है इट इज सजेस्टेड, आंसर हो सकता है, इट इज सजेस्टेड आंसर हो सकता है, इट वॉज नहीं हो सकता, पास्ट की बात ही नहीं चल रही है तो पास्ट कैसे लगा दोगे आप। यहां इट इज सजेस्टेड ये भी आंसर हो सकता है, तो एक तो ऑप्शन हट गया हमारा। अब आगे लिखा है देखो, दैट वी शुड हैड, और शुड मोडाल है, मोडाल के बाद तो हैड आ ही नहीं सकता ना, मोडाल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। फिर आपने देखा कि दैट वी शुड हैव सम फन, हो सकता है जी। अच्छा शुड हैज होगा क्या, नहीं, मोडाल के साथ स्ट्रॉन्ग फॉर्म आती है, हैज हैव में से अगर मुझे चूज करना हो तो मैं हैव को चूज करूंगा, तो इसीलिए हैज तो हो नहीं सकता मोडाल के बाद, तो क्या होगा आंसर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हैव फन, वी शुड हैव सम फन, इस तरह से। क्योंकि गलत, तो देखो क्या क्या रीजन हुआ गलत होने का, यहां शुड के साथ हैज आ नहीं सकता, ये तो ग्रामेटिकली गलत है, जो चीज ग्रामेटिकली गलत है तो गलत है वो। यहां पे शुड हैव लिखा हुआ है तो बिल्कुल आ सकता है शुड के साथ हैव, और यहां पे शुड के साथ हैड लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, सेकंड फॉर्म, और आप जानते हो काफी बार बोला गया है मोडाल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए आप नहीं लिख सकते इसको। और ये तो इसलिए गलत हो गया था, ये गलत इसलिए हो गया था क्योंकि सॉरी इसमें वॉज लगा हुआ था और उसमें हैड लगा हुआ था, इसीलिए। तो आंसर क्या हुआ हमारा, सी हुआ आंसर, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने 30 वर्ड्स और पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूं इनको आप 30-30 करके रिवाइज करना, ठीक है। देखो कुछ वर्ड्स की मैं स्टोरी बना रहा हूं आपके लिए, छोटी छोटी स्टोरियों को, जैसे पैरी का बता दिया मैंने आपको, लेकिन जो नहीं है वो आप खुद कोशिश करके बनाओ, लेकिन आपको धीरे धीरे याद सारे करने हैं, ये बात ध्यान रखना। एक एक वर्ड को पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, पूरी उम्मीद रहती है इनमें से आ जाता है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे, फिर मैं कुछ प्रैक्टिस में भी वर्ड्स कराऊंगा, कुछ टेस्ट जो पूरे पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के वो भी सॉल्व कराऊंगा। उससे क्या एक ना पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम आता है, कौन कौन से वर्ड पढ़ने हैं और कौन कौन सा स्टाइल से पेपर आता है, ठीक है। तो पूरा पेपर भी लास्ट की कुछ क्लासेस में हम सॉल्व करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना। तो आज की क्लास में सारे वर्ड्स देखिए हमने पढ़ लीजिए, तो इसको रिवाइज करना है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ वर्ड्स या कुछ प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, आज इतना करते हैं, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।